अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है जी वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने बात करनी है। तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स है और ये डिपेंड करती है उनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटीज़ की वैल्यूज़ के ऊपर। यानी कि ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कुछ आप टेम्परेचर्स के ऊपर एज अ कंडक्टर बिहेव करेंगे और कुछ टेम्परेचर की बेस पे ये एज एन इंसुलेटर बिहेव करेंगे। आपको याद होना चाहिए, आपने एक अल्फ़ा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। उसमें हमने ये देखा था कि अल्फ़ा पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स का, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से आर टी माइनस आर नॉट का आंसर पॉजिटिव आता है, तो हम कहते थे कि उनकी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली आर टी माइनस आर नॉट जो हमारे पास कंडक्टर्स के अलावा सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी चूँकि कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है, तो इस तरह से उनका अल्फ़ा नेगेटिव होता है। तो सेमी कंडक्टर्स के बारे में हमने बात करनी है जिनका अल्फ़ा जो होता है यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो नेगेटिव होता है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स की बात करें तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इसके साथ प्योर फॉर्म में होने का मतलब ये है कि कोई दूसरा एटम इनके साथ बॉन्डिंग नहीं बनाता। जैसा कि सिलिकॉन या जर्मेनियम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं और वो फोर्थ ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में। यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 4 नेबरिंग एटम्स के साथ, चूँकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो वो 4 नेबरिंग एटम्स के साथ क्या बना लेते हैं, बॉन्डिंग। यानी कि वो दूसरे एटम्स के साथ जो कि अपने ही सिलिकॉन होंगे या जर्मेनियम होगा तो वो क्रिस्टल कहलाएगा। और वो एक क्रिस्टल वो प्योरली जिन एटम्स के साथ डील कर रहा होगा वो इंट्रिंसिकली एक ही तरह के एटम्स होंगे, यानी कि या तो सिलिकॉन सारे का सारा होगा या जर्मेनियम होगा। ऐसे सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है एक्सट्रिंसिक, यानी कि कोई एक्सटर्नल एलिमेंट का कोई एटम होगा किसी फिफ्थ ग्रुप का या थर्ड ग्रुप का, वो हम इसके साथ मिक्स करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के साथ। इस प्रोसेस को जिसमें हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर को किसी इम्प्योरिटी एटम के साथ मिक्स करते हैं उसको डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग रेशो जो है वो आगे जाके हम देखेंगे कि डोपिंग रेशो क्या होती है। तो बहरहाल दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हो गए, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की भी दो टाइप्स हैं, इसमें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी फॉर एग्जांपल गैलियम या बोरॉन फॉर एग्जांपल इसके साथ सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ मिक्स कर दिया जाए, तो इसकी वजह से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होगी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स बन जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। सिमिलरली अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल की डोपिंग जो है वो फिफ्थ ग्रुप के साथ, यानी कि पीरियोडिक टेबल का वो एलिमेंट जो फिफ्थ ग्रुप में है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब डोपिंग करवाई जाएगी जर्मेनियम की या सिलिकॉन की फिफ्थ ग्रुप वाले के साथ, तो जर्मेनियम के पास या सिलिकॉन के पास तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और जो आपने प्योरिटी एटम मिक्स किया है वो तो फिफ्थ ग्रुप का है, उसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो क्या करेगा, एक एडिशनल जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। यानी कि एक डोपिंग की वजह से, एक प्रोसेस की वजह से हमें एक जो इम्प्योरिटी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक चार्ज कैरियर एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई एन टाइप रीजन में जो हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मिल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक बात माइंड में रखें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर बने, इम्प्योरिटी एटम्स जो मिक्स किए गए हैं वो एज अ होल न्यूट्रल थे। मतलब कहने का ये है कि जो आपके पास डोपिंग का प्रोसेस है उसमें दो एटम्स मिक्स हो रहे हैं। सिलिकॉन एटम जो है वो किसी ट्राईवेलेंट एटम के साथ मिक्स होगा या सिलिकॉन एटम किसी पेंटावेलेंट एटम के साथ मिक्स होगा। आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एटम एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। यानी कि एटम का न्यूट्रल होने का मतलब है कि जितने उसके पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं न्यूक्लियस में, उतने ही उसके पास नेगेटिव चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इर्द गिर्द शेल में। तो व्हेन यू मिक्स टू एटम्स, व्हेन डोपिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट, यू आर मिक्सिंग टू एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस बिफोर डोपिंग और आफ्टर डोपिंग वो तो सेम है, सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि कोई फ्री बन गया है
चार्ज कैरियर, यानी कि वो बॉन्ड नहीं बना रहा, वो फ्री चार्ज कैरियर्स है। तो एज अ होल अभी भी पी टाइप और एन टाइप न्यूट्रल ही रहेंगे, यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स चूँकि अब इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप में तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गए, नहीं भाई, वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। या पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है तो जी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ऐसा नहीं है। तो याद रखें कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, यानी कि डोपिंग से पहले का सेमीकंडक्टर हो या डोपिंग के बाद का सेमीकंडक्टर हो, दोनों जो होते हैं वो एज अ होल न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इसमें दोनों में जो है वो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या है, सेम है। अच्छा, अब यहाँ पर जो अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपसे एग्जांपल पूछी जा सकती है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन से एटम्स को डोप किया जाता है या एन टाइप में कौन से एटम्स को डोप किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपने इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए। अब जब सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग हो गई तो अब नेक्स्ट डिवाइस जो बनती है उसे बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। यानी कि जब हम पी टाइप मटेरियल को और एन टाइप मटेरियल को जो कि डोपिंग प्रोसेस के थ्रू बनाए गए, जब इन्हें मर्ज किया जाता है, जब इनसे नई अब डिवाइस कोई फैब्रिकेट की जाती है तो इस डिवाइस को सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। यानी कि अब हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड जो है वो यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा। एक नई डिवाइस बनेगी, एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल दोनों मर्ज होंगे, तो इसकी वजह से हमारे पास जो डिवाइस बनने वाली है वो सेमीकंडक्टर डायोड कहलाती है या सिंपल पी एन जंक्शन डायोड कहलाती है। अब होता ये है कि जब ये डिवाइस फैब्रिकेट की जा रही होती है तो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप रीजन जहाँ पर इनकी बाउंड्रीज आपस में मीट करती हैं, मैं जूम करूँ इसमें तो ये देखें पी एन जहाँ पे मीट कर रही है इस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। अब पी एन जंक्शन जो है यहाँ पे होता क्या है कि जब आपने इसको मर्ज करवाया, इनिशियली एक प्रोसेस कैरी आउट होता है। पी टाइप रीजन के जो होल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एन टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं पी टाइप रीजन में और ये प्रोसेस कैरी आउट होता है, यानी कि अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो अपोजिट रीजन्स में जाते हैं। पी टाइप रीजन का होल इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होकर एन टाइप रीजन में जाएगा या एन टाइप रीजन का इलेक्ट्रॉन वो पी टाइप होल की तरफ जाएगा। एक बात याद रखें कि जो होल्स हम कहते हैं ये क्या होते हैं, होल इज जस्ट अ वैकेंसी क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो जिस जगह से वो जाता है वहाँ पे बैक एंड पे वो क्या क्रिएट करता है, एक वैकेंसी क्रिएट करता है। तो वैकेंसी क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर एक गैप है, वहाँ पर गैप क्रिएट होने का मतलब है कि कोई भी दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको आके फिल कर सकता है। वो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो अगले शेल का इलेक्ट्रॉन, इमीडिएट नेक्स्ट शेल का इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या वो किसी भी ऊपर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो उस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। तो होल का जो अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वो इट इज़ द वैकेंसी क्रिएटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये याद रखें कि होल को हम एज अ पॉजिटिव चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी तरह की होती है, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसीलिए डिफ्यूजन का प्रोसेस कैरी आउट हो रहा होता है, यानी कि एन टाइप रीजन्स के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ जा रहे होते हैं और पी टाइप के जो होल्स हैं वो एन टाइप रीजन की तरफ जा रहे होते हैं। इसमें जो है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये डिफरेंट प्रोसेस कैरी आउट होता है तो एक टाइम के बाद ये प्रोसेस रुक जाता है कि, और फिर क्या होता है, फिर इस डायग्राम में आप देखें कि एक लेयर बन जाती है। ये बात माइंड में रखें आपके जो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे थे एन टाइप रीजन से पी टाइप में या पी टाइप रीजन से जो होल्स मूव कर रहे थे एन टाइप रीजन की तरफ, वो आए कहाँ से थे। देखें पी टाइप रीजन का जो फॉर्मेशन है जिसको हमने डोपिंग बोला है, तो वो इसलिए होल क्रिएट करवाता है क्योंकि ट्राईवैलेंट एटम वो होल प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि वो एटम जिसने ये होल प्रोवाइड किया था, होल तो वहाँ से चला गया और वो चला गया पी टाइप रीजन की बजाय एन टाइप रीजन में डिफ्यूज हो गया। सिमिलरली वो इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप रीजन में क्रिएट हुए थे वो भी पेंटावेलेंट एटम ने हमें प्रोवाइड किए थे। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन एटम छोड़ के चला जाता है और दूसरे किसी रीजन में चला जाता है, यानी कि वो पी टाइप रीजन में चला जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है अब वो मौजूद नहीं रहा और उसने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है उस एटम ने जिसने वो एन टाइप रीजन में चार्ज कैरियर क्रिएट किया था। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ, पी टाइप रीजन का होल किसी ट्राईवैलेंट एटम ने क्रिएट किया था ना, अब वो होल जो है वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं रहा, वो पी टाइप रीजन में स्टे नहीं करता, वो डिफ्यूज़ होके एन टाइप रीजन में चला जाता है।
सो वी कैन से दैट एटम लूजेज अ होल। इसका मतलब है यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर होल जिसको हमने पॉजिटिव कहा है, अगर वो चला गया यहाँ से, तो अब यहाँ पर वो एटम जो है आयोनाइज हो जाएगा और वो एक नेगेटिव आयन बन जाएगा। इसी तरह एन टाइप रीजन का वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट किए थे, उसने जब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, किस तरह लूज कर दिए, क्योंकि एन टाइप रीजन के चार्ज कैरियर्स वो चले गए हैं पी टाइप रीजन में, और यहाँ पर अपना जो एटम है फिर जो कि पेंटावेलेंट एटम था उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, और इसकी बेस पे यहाँ पे क्या क्रिएट होगी, यहाँ पर जो है वो अगेन एक आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स कम हो गए हैं तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक लेयर बनने शुरू हो जाती है, जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं वहाँ पे उतने एटम्स के अगेंस्ट आइंस बन जाते हैं, और होल्स जितने लूज हो रहे होते हैं पी टाइप रीजन में उतने वहाँ पे आइंस बनने शुरू हो जाते हैं पी टाइप रीजन के पास। तो होता क्या है फिर, आयन फॉर्मेशन यानी कि एक लेयर, एक वॉल, एक बैरियर, एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जो मज़ीद आने वाले चार्ज कैरियर्स को ऑपोजिट जो आपके पास रीजन्स हैं उनके मोशन को हॉल्ट करता है, स्टॉप कर देता है। उसकी क्या वजह देखिए, उसकी वजह ये है कि आइन की फॉर्मेशन एक लेयर बन गई, इसको डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव आइंस ये इमोबाइल आइंस है, ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये एटम्स है, एटम्स नहीं मूव करते अपनी जगह से, तो ये इमोबाइल आइंस हैं, दे आर नॉट चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स पी टाइप रीजन में है और एन टाइप रीजन में है, तो ये चार्ज कैरियर्स यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे याद रखें कि जो है वो जो चार्ज कैरियर्स है वो डिफ्यूजन प्रोसेस उनका इसलिए रुक जाता है क्योंकि हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो चार्ज कैरियर्स की जो नेगेटिव चार्ज है फॉर एग्जांपल या पॉजिटिव चार्ज है जो वो ये करता है कि जो एन टाइप रीजन का इलेक्ट्रॉन है अब उसे कौन रोकेगा, उसे नेगेटिव आयन की जो लेयर है वो रिपेल करेगी। पी टाइप रीजन का जो होल मूव करना चाहता है एन टाइप रीजन में उसे कौन रोकेगा, उसको रोकेगा पॉजिटिव आइन, यानी कि जो पॉजिटिव आइन की लेयर है वो उसे अपोज करेगी। तो इस तरह से क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस एक टाइम के बाद आके रुक जाता है। तो जब डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाता है तो यहाँ पर एक डिवाइस बन जाती है जिसको हम सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ है ये आइंस की इमोबाइल आइंस की लेयर है, तो भाई ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की लेयर है, ये ऑपोजिट चार्जेस की लेयर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक वोल्टेज क्रिएट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का अगर देखा जाए तो ये सेम पोटेंशियल पे हो नहीं सकते बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं, यानी सॉरी ऑपोजिट आइंस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बैटरी के दो जो होते हैं टर्मिनल्स होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव आइंस की एक लेयर क्रिएट हो गई है, नेगेटिव आइंस की एक लेयर क्रिएट हो गई है, तो इसके दरमियान एक वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। इस वोल्टेज को क्या कहते हैं, इस पेड़ को बैरियर वोल्टेज कहते हैं या इसको ऑपोजिट पोटेंशियल वाला वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑपोजिट पोटेंशियल की जो लेयर है यानी कि ऑपोजिट जो हमारे पास आइंस फॉर्मेशन है इसकी वजह से वोल्टेज क्रिएट हो जाती है, इसको बैरियर वोल्टेज बोलते हैं। अब अगर ये सेमीकंडक्टर डायोड जो है वो आपने जो है बनाया था सिलिकॉन के मटेरियल से, यानी कि ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये सिलिकॉन के साथ अगर डोप करवा कर किसी पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट को बनाया गया था, या अगर हमारे पास जर्मेनियम का क्रिस्टल यूज़ किया था, तो दोनों केसेस में जो आइंस की वोल्टेज है वो डिफरेंट होती है। सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है और जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल क्रिएट होता है। मतलब ये जो पी टाइप और एन टाइप रीजन थे, जब इनको डोपिंग करवाई गई थी, जब इनको बनाया गया था फैब्रिकेट करते हुए, अगर सिलिकॉन क्रिस्टल की डोपिंग की थी किसी ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट मटेरियल के साथ, या आपने दूसरे सिनेरियो में जर्मेनियम का एन टाइप और पी टाइप रीजन जो है वो क्रिएट करवाया था डोपिंग प्रोसेस के थ्रू, तो दोनों की जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो तो कैरी आउट होगी, लेकिन दोनों की डिफ्यूजन प्रोसेस में बनने वाली जो वोल्टेज है वो एक जैसी नहीं होती। और वो सिलिकॉन के केस में S/7 याद रखें और 0.7 होती है सिलिकॉन, S फॉर सिलिकॉन, S फॉर 0.7। सिमिलरली जर्मेनियम के केस में वो कम होती है, वो 0.3 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल होता है। यानी कि ये एक ऐसा पोटेंशियल बैरियर है जो आने वाले चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोकता है। ये जो डिप्लीशन लेयर होती है इसकी विड्थ के बारे में क्वेश्चन आता है, तो ये माइक्रोमीटर्स के ऑर्डर में है, या इसको 1 माइक्रोन भी बोलते हैं। 1 माइक्रोन जो है वो लेंथ का यूनिट है, 10⁻⁶ मीटर्स याद रखें। माइक्रोन लेंथ का यूनिट है, लेकिन जब हम माइक्रो का वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रीफिक्स 10⁻⁶ कहलाता है। डिप्लीशन लेयर का और डोपिंग का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। कहने का मतलब है कि जितने ज़्यादा आप मटेरियल्स को डोप करेंगे,
यानी कि जितना ज़्यादा डोपिंग लार्ज होगा डिप्लेशन लेयर की विड्थ उतनी कम होगी, और वाइस वर्सा। और डिप्लेशन लेयर का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जाहिर सी बात है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो आइंस होंगे वो लूज़ होते, जो एटम्स होंगे वो लूज़ करते जाएंगे चार्ज कैरियर्स को, और डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़नी चाहिए उस केस में। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पी टाइप रीजन और एन टाइप रीजन के एटम्स हैं वो पी टाइप रीजन के होल्स को जल्दी लूज करेंगे बिकॉज वो थर्मली एजिटेट हो चुके होंगे। और इसी तरह एन टाइप रीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी एक्साइटेड स्टेट में जब आएंगे तो वो भी अपने एटम से जो है वो थर्मली एजिटेट होने के बाद लूज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि दे लूज दी चार्ज कैरियर्स, और इस केस में वो आयन फॉर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए डिप्रेशन लेयर की जो विड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। P-N junction diode is equivalent to a capacitor in which the depletion layer acts as a dielectric. तो जैसे डाइलेक्ट्रिक के केस में जब हम कैपेसिटर की बात करते थे वहाँ पे पोलराइजेशन होती थी, और वहाँ पर पोलराइजेशन होने के बाद डाइपोल्स बनते थे, यानी कि दो ऐसे पोल्स बनते थे जो ऑपोजिट नेचर के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दरमियान में एक लेयर बन जाती है वहाँ पे। तो इसी तरह यहाँ पे पी एन जंक्शन की फैब्रिकेशन के दरमियान पी टाइप रीजन और एन टाइप रीजन के दरमियान भी एक लेयर बन जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की। तो ये हम एक सेंस में कह सकते हैं कि सिमिलर है। अगर हम डोपिंग रेशो की बात करें तो 10⁻⁶/1, यानी कि अगर हमारे पास जो है वो 10⁻⁶ प्योर एटम्स हो और एक इम्प्योर एटम हो तो डोपिंग रेशो इस तरह से कैरी आउट की जाती है। पोटेंशियल बैरियर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जर्मेनियम 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन 0.7 वोल्ट, और मैंने आपको 10⁻⁶ मीटर्स बता दी है क्या इसकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये अब आपके कोर्स में नहीं है, अपने उसके हद तक पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन की हद तक। जैसा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E=V/D के, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, ये आपने पढ़ना हुआ तो खुद अपने पढ़ लीजिएगा। जो हमारे पास यहाँ पर जो अगला इंपॉर्टेंट ग्राफ है, 3 ग्राफ है, इनमें से आपने एक करना है सिर्फ, और वो है पोटेंशियल बैरियर का ग्राफ। तो यहाँ पर आप देखें कि जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग पढ़ते हैं उसमें ये ग्राफ डिस्कस किया जाता है। उसका बिहेवियर कुछ इस तरह का है, यानी कि ये नॉन ओमिक डिवाइस है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो ओम लॉ को फॉलो नहीं करते। तो अब हम जो है बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन जो है इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह से कैरी आउट की जाती है। बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन का मतलब है कि अब आपने पीएन जंक्शन डायोड बना दिया, सेमीकंडक्टर डायोड बना दिया, एक ऐसी डिवाइस बना दी जहाँ पे हमारे पास जो है वो एक पी टाइप रीजन बन चुका है, एक एन टाइप रीजन बन चुका है, और दरम्यान में एक डिप्लेशन लेयर है। चूँकि ये नॉन ओमिक डिवाइस है, अगर आपने अब इसकी फॉरवर्ड बाइसिंग की, फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है कि आपने पी टाइप रीजन को हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया और एन टाइप रीजन को आपने नेगेटिव पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया या लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया। याद रखें कि लोअर पोटेंशियल का वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि अगर आपने पी टाइप रीजन को +10 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया और एन टाइप रीजन को आपने 15 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो अब आप उल्टा कर रहे हैं, अब आपने रिवर्स बाइसिंग कर दी है। यानी कि अगर आपने लो पोटेंशियल 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट जो है वो हायर पोटेंशियल है, तो ये इस तरह से भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है। मतलब एक कॉमन सेंस ये है कि आप कहेंगे +12 वोल्ट और -12 वोल्ट, आप +12 वोल्ट को लगा दें पी टाइप रीजन के साथ और एन टाइप को लगा दें आप -12 वोल्ट के साथ, तो इससे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, एक हाई पोटेंशियल एक लो पोटेंशियल। तो इस तरह की बाइसिंग को अगर आपने पी टाइप के साथ पॉजिटिव लगाया था और एन टाइप के साथ नेगेटिव लगाया था तो इसे तो कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। लेकिन एक और तरीके से भी इसको हम फॉरवर्ड बाइस कह सकते हैं, जितना आप डायग्राम में देखें, यहाँ पे एक दिया हुआ है +4 वोल्ट, एक दिया हुआ है +3 वोल्ट। अच्छा, आप ये सिंबल देख लीजिएगा, डायोड का सिंबल है, ये एक ट्राइंगल बनी होती है, साथ एक बार लगी होती है आगे, यानी कि सिंबॉलिकली हम डायोड को अब इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखो कि पी टाइप जो है ये लेफ्ट साइड पे होता है, यानी कि ट्राइंगल पी टाइप होता है, और बाहर जो होती है ये एन टाइप होती है। तो +4 वोल्ट और +3 वोल्ट का क्या मतलब है? +4 वोल्ट का मतलब है कि हाई पोटेंशियल, +3 वोल्ट का मतलब है कि एन टाइप रीजन लोअर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर होगा क्या, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। इसी तरह +5 वोल्ट या -3 वोल्ट, इसको भी बोलेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर हम ऐसा ना करें और रिवर्स बाइसिंग करते हैं, तो रिवर्स बाइसिंग का मतलब है कि आपने +4 वोल्ट लगा हुआ है पी टाइप रीजन के साथ और +8 वोल्ट लगा हुआ है जो कि हाई पोटेंशियल है वो एन टाइप रीजन के साथ, तो ये कहलाती है रिवर्स बाइसिंग। यानी कि एक मिसकॉन्सेप्शन आपने क्लियर करना है कि ये लाजमी बात नहीं है कि प्लस और माइनस ही होते हैं हमेशा पोटेंशियल्स। भाई अगर एक जगह पे 0 वोल्ट है, एक जगह पे 15 वोल्ट है, तो 0 वोल्ट लोअर पोटेंशियल है और 15 वोल्ट हाई पोटेंशियल है।
तो अब रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि जानबूझ के इस तरह की डायग्राम्स ड्रॉ की गई है जिसमें प्लस और प्लस दोनों दिए हुए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि प्लस और नेगेटिव लाजमी नहीं है, हमेशा वही हो। तो +2 वोल्ट और +3 वोल्ट इस तरह से रिवर्स बायसिंग को शो कर रहे हैं। अब ये दोनों हो गई फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या मतलब होता है? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप अब सिलिकॉन क्रिस्टल से डायोड अगर बनाया था आपने और आपने उसकी फॉरवर्ड बायसिंग की और आपने वोल्टेज इंक्रीज करने शुरू किया, यानी कि बायसिंग का मतलब होता है वोल्टेज अप्लाई करना। अब आपने वोल्टेज को 0 वोल्ट से 0.1 वोल्ट किया, 0.2 वोल्ट किया, 0.3 वोल्ट किया, और अगर आपने इसके साथ कोई एमीटर लगाया हुआ है या गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है करंट की डिटेक्शन के लिए, तो आपको ये पता चलेगा कि भाई करंट तो फ्लो ही नहीं कर रही इसमें से, यानी कि आप 2.4 5 6 7 वोल्ट कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर है भाई 0.7 वोल्ट का। 0.7 वोल्ट के या 0.6 वोल्ट तक ग्राफ जो है वो करंट में जीरो को हम शो करते हैं, मतलब करंट एक्सेस के लॉन्ग कोई राइज शो नहीं करते, कोई करंट की वैल्यू शो नहीं करते। तो क्योंकि पोटेंशियल बैरियर ने अपोज किया होता है चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने से, यानी कि 0.7 वोल्ट का क्या मकसद है? उससे एक बैरियर क्रिएट किया हुआ है, वो आने वाले चार्ज कैरियर्स को, जैसे मैंने बताया था कि डिफ्यूजन प्रोसेस को स्टॉप कर दिया था, तो वो आने वाले चार्ज कैरियर्स को मूव नहीं करने देगा। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 वोल्ट तक, जब तक आप अप्लाइड वोल्टेज को 0.7 वोल्ट नहीं करोगे तब तक आपके चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं करने वाले। अगर ये जर्मेनियम का बना होता है तो 0.3 वोल्ट तक आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो 0.3 वोल्ट तक जो है वो करंट फ्लो ना करता, 0.3 वोल्ट के बाद करंट फ्लो करता। इसका मतलब है वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ रहा, बल्कि पहले इनिशियली 0.7 वोल्ट तक तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट फ्लो ही नहीं करता, तो ये ओम लॉ तो फॉलो नहीं कर रहा ना। फिर ओम लॉ के मुताबिक तो वोल्टेज और करंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो याद रखें कि यहाँ पर जो है वो इस तरह से हम कहते हैं कि दिस इज अ नॉन ओमिक डिवाइस, सो ऑल सेमीकंडक्टर्स आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो ये हमारे पास इसकी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का मेथड है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में हमने ये तो देख लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कहाँ कनेक्टेड है, या हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल कहाँ कनेक्टेड है। जाहिर सी बात है बैटरी का जब वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसके अंदर हायर पोटेंशियल और लोड पोटेंशियल या बैटरी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एसोसिएट होता है, तो हम उस सेंस में कनेक्शन की बात कर रहे होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि भाई फॉरवर्ड बायसिंग में जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ क्या होती है। चूंकि अब आप फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव होल्स के साथ पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसे रिपेल करता है, यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी कि बैटरी का हाई पोटेंशियल रिपेल करेगा या एनर्जी देगा होल्स को कि वो क्रॉस कर सकें किसको, बैरियर पोटेंशियल को, यानी कि डिप्लीशन लेयर को। सिमिलरली उसी वक्त साइमल्टेनियसली एन टाइप रीजन को कनेक्ट किया हुआ है हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो वो नेगेटिव उसको रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन्स को। इस तरह से इनको एनर्जी मिलती है और जो इनका डिफ्यूजन प्रोसेस रुक गया था वो कैरी ऑन होना शुरू होता है। मतलब ये कि ये चार्ज कैरियर्स ऑपोजिट जंक्शंस के क्रॉस फ्लो करने शुरू हो जाते हैं उस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके। हम कहेंगे फिर डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज कर गई है इस सेंस में, यानी कि डिप्लीशन लेयर को ओवरकम कर गए हैं चार्ज कैरियर्स। लेकिन रिवर्स बायसिंग में तो उल्टा होगा, पॉजिटिव को आपने कनेक्ट किया हुआ है एन टाइप रीजन के साथ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो वो तो टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो कि पॉजिटिव है वो तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, वो उन्हें पुश तो नहीं करेगा डिप्लेशन लेयर के क्रॉस। सिमिलरली जो होल्स हैं वो कनेक्ट किए हुए हैं हमने नेगेटिव टर्मिनल यानी कि लोअर पोटेंशियल के साथ, तो वो बजाय उसको डिप्लेशन लेयर के थ्रू पुश करने के, वो तो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसलिए हमारे पास डिप्लेशन लेयर की विड्थ इस केस में हम क्या कहते हैं, इंक्रीज कर जाती है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस है, चूँकि डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज कर रही है तो वो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, और रिवर्स बायसिंग में यही विड्थ है वो इंक्रीज कर जाती है। यानी कि कहने का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फॉरवर्ड बायसिंग में चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं और रिवर्स बायसिंग में चार्ज कैरियर्स फ्लो नहीं करते। तो ये आपके पास जो ग्राफ है ये सामने बना हुआ है फॉरवर्ड बायसिंग का पहले, और इसमें क्या शो हो रहा है कि नी वोल्टेज तक, यानी कि बैरियर पोटेंशियल तक। अच्छा, इस बैरियर पोटेंशियल को इस बैरियर पोटेंशियल को हम पोटेंशियल बैरियर भी कहते हैं और इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं, यानी कि 0.7 वोल्ट होगी नी वोल्टेज सिलिकॉन के केस में, 0.3 वोल्ट होगी जर्मेनियम के केस में। तो इस तरह से नी वोल्टेज के बाद जब आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो एक सडन राइज आता है, चार्ज कैरियर्स के फ्लो करने शुरू कर देते हैं तो करंट बढ़ने शुरू हो जाती है। इसी तरह जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो रिवर्स बायसिंग में होती है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है
कि चूँकि चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी वाले वो तो फ्लो कर नहीं रहे, थोड़ी बहुत जो करंट फ्लो करती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करती है। फॉरवर्ड बाइसिंग की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 0 से 3 वोल्ट है, और रिवर्स बाइसिंग की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो तकरीबन 0 से 30 वोल्ट, 27 वोल्ट, 35 वोल्ट तक, यानी कि लार्जर वोल्टेज पे। मतलब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका। वही जो पोटेंशियल बैरियर है ना वो 0.7 वोल्ट है। तो जैसी फॉरवर्ड बाइसिंग आप करते हो 0.7 से ऊपर, वो चार्ज कैरियर्स तो पहले तैयार बैठे हुए हैं, बिकॉज पॉजिटिव जो है पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल जो है यानी कि हायर पोटेंशियल बैटरी का, वो चार्ज कैरियर्स को यानी कि होल्स को तो पहले ही रिपेल कर रहा था, सिर्फ उसने बैरियर को क्रॉस करना था ना। तो 0.7 के बाद सिलिकॉन के केस में और 0.3 के बाद जर्मेनियम के केस में वो एकदम मूव कर जाते हैं क्रॉस द टर्मिनल्स। इसलिए हमें कम वोल्टेज पे फॉरवर्ड बाइसिंग से चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट मिलने शुरू हो जाती है। जबकि रिवर्स बाइसिंग में यानी कि क्या हो रहा होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो तो बड़े थोड़े होते हैं, और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपने ऑपोजिट टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और उन टर्मिनल्स ने उनको होल्ड करके रखा हुआ है। तो करंट यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो नहीं करेगी रिवर्स बाइसिंग में। अगर ये फ्लो करेगी भी तो पी टाइप रीजन के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगी, और एन टाइप रीजन के होल्स की वजह से करेगी। यानी कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और वो कब फ्लो करेंगे, जब आप उन्हें इतनी ज़्यादा लार्ज सफिशेंट एनर्जी दें कि वो क्रॉस कर सके, यानी कि वो मूव कर सके। तो 30 वोल्ट तक, जो कि पोटेंशियल बैरियर की विड्थ बहुत बढ़ गई। तो याद रखें कि पोटेंशियल बैरियर चूँकि विड्थ बढ़ा देता है, इसलिए लार्जर वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड। 35 वोल्ट तक, 25 वोल्ट तक लिखा हुआ है जर्मेनियम केस में 25 वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में 35 वोल्ट की रिवर्स वोल्टेज के बाद ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें तो फॉरवर्ड बाइसिंग करंट जो होती है वो इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिली एम्पेयर्स, और जो कि यानी कि मिली एम्पेयर्स के ऑर्डर में होती है। जबकि रिवर्स बाइसिंग में, अच्छा मिली एम्पेयर्स के ऑर्डर में क्यों होती है, बिकॉज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रिस्पॉन्सिबल। और रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पेयर्स के ऑर्डर में होती है, बिकॉज वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है। अब यहाँ पर जो 10-3 और -6s की रेशो पूछी जा सकती है आपसे कि फॉरवर्ड बाइसिंग में और रिवर्स बाइसिंग में जो करंट की रेशो है वो फाइंड आउट करें। तो ये आप रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। 10-3 10-6 को डिवाइड कर देंगे आपस में। फॉरवर्ड बाइसिंग करंट लार्ज है और रिवर्स बाइसिंग करंट स्मॉल है। फॉरवर्ड बाइसिंग करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से वो इसीलिए लार्ज है, और रिवर्स बाइसिंग करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से इसीलिए वो स्मॉल है। अगर हम करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें तो इसमें वोल्टेज अक्रॉस दी एक्स एक्सिस और करंट अराउंड दी वाई एक्सिस है। अगर हम इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस हमें मिलेगी, क्योंकि ये आई भी ग्राफ है तो जाहिर सी बात है इसकी हमें जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो बल्कि इसकी रेसिप्रोकल हमें कंडक्टेंस देगी, और वैसे हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कंडक्टेंस पता चल जाए। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो फ्यू ओम्स के ऑर्डर में होती है, और रिवर्स बाइसिंग में चूँकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है तो वो सेवरल मेगा ओम्स के ऑर्डर में उसकी रेजिस्टेंस होगी। तो ये आपके पास जो टॉपिक है इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का है। अब इस प्रोसेस के आगे हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स की कुछ और डिवाइसेस को जिसमें हम रेक्टिफायर्स की बात करते हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू बाद में। थैंक यू वेरी मच।